हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके प्रिंस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे करंट क्विज टू द पॉइंट अप्रोच के साथ जो बुक आई है घटना चक्र की 2022 का, उसको हम देखेंगे। ये जो है इसका पार्ट 4 है, यानी कि अंक ये चौथा आया है। इसका 3 अंक 1, 2, 3 आ चुका है, जिसका हमने जो है डिस्कस कर दिया है। और उसका लिंक जो है वीडियो पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र का चौथा अंक करंट टू द पॉइंट अप्रोच के साथ। अब हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो इसमें जो है ये कोई भूगोल इतिहास टाइप का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। करंट अफेयर्स की एक बार रट लिया जाए तो ये जो है हमेशा काम करता रहेगा। इसको क्या है, नहीं तो निरंतर नई बातों का इसमें अध्ययन करना ही करंट अफेयर्स होता है। नई नई बातों के रहने के कारण जो होता है ये जानना ज़रूरी है कि हमें जो है करंट अफेयर्स याद है नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स के संबंध में अपनी स्मरण शक्ति को जांचने के लिए जो है ये करंट क्विज के टाइप का एक बुक है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर्स, जो कि टू द पॉइंट अप्रोच के साथ ये प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल इसमें दिया गया है, ठीक है। और इससे प्रत्येक प्रश्न पर आधारित अनेक और आत्मसात करने की सहायता जो है प्राप्त होगी। और आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे वो BDO का हो, चाहे वो RO ARO का हो, ठीक है, चाहे वो पेट का हो, इन सभी के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। पहला चैप्टर इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, इसके बाद इसमें देखेंगे दूसरा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। तो इस वीडियो में ये 2 चैप्टर होंगे। इसके आने वाले अगले वीडियो में आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य होगा। और इसके आगे आने वाले वीडियो में संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य होगा, ठीक है। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय क्रम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय क्रम का पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 15 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय रेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब ये बताना है, ठीक है, भारतीय रेल प्राधिकरण का पहला स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। अब इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन 15 जून 2022 को हुआ नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। और किसने किया था, तो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर तथा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जून 2022 को कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया उधमपुर में। आंसर इसका हो जाएगा D पार्ट उधमपुर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन चीज़ें देख लेते हैं। ये कब किया गया उद्घाटन, तो ये 21 जून 2022 को किया गया। उधमपुर कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और किसने किया, तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब इसमें कुछ विशेष पॉइंट, 2 पॉइंट है कि ये जो है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। और विश्व भूकंपीय मानचित्र पर उभरा यह भारत का 153वां क्या है, भूकंपीय स्टेशन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के क्रम में। तो हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग के गठन का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। आंसर इसका D पार्ट हो जाएगा। योग आयोग का गठन जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग आयोग के योग दिवस के अवसर पर यह किया गया है। और कब होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और 2022 को यही किया गया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें से, तो 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया, तो कहां पर इस बार जो है योगाभ्यास किया, तो ये किया है मैसूर में। आंसर इसका A पार्ट हो जाएगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2022 को किया गया, इसका मुख्य विषय था मानवता के लिए योग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मानवता के लिए योग 2022 का जो योग दिवस हुआ उसका मुख्य विषय थीम बना मानवता के लिए योग। सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कहाँ पर, तो ये मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, D पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन बेंगलुरु में 20 जून 2022 को हुआ भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसको अनुसंधान से संबंधित अपनी तरह का एक अनूठी सुविधा के लिए रूप में विकसित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग
महू में जो है एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट IIT मद्रास में किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो भारतीय 5G टेस्ट बेड ये क्या है, ये स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी MCTE महू जिला मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। सहयोग इसमें IIT मद्रास का लिया गया है और इस हेतु जो है समझौता हुआ किसके किसके बीच? तो MCTE महू और IITM के बीच चेन्नई में जो है समझौता हुआ। MCTE मीन्स मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। एक कब हुआ? तो 20 जून 2022 को। और ये जो है टेस्ट बेड भारतीय सेना को अपने अभियानगत उपयोग के लिए विशेष रूप से सीमा पर 5G तकनीकी के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर 12वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट भारत और नेपाल। ठीक है, सीमा प्रबंधन पर 12वां संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक भारत और नेपाल के बीच 15-16 जून को नई दिल्ली में हुआ और इस बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा पर आपराधिक गतिविधियां, सीमा और अवसंरचना को मजबूत करने, सुरक्षा संबंधी विभिन्न संस्थानों के सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण, आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम अथवा अंकुश लगाने इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA को मंजूरी दिया गया? तो ये कहाँ पर दिया गया? तो ये कोलंबो में दिया गया। ठीक है, कोलंबो जो है ये श्रीलंका में पड़ता है, तो कोलंबो में दिया गया। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र चर्चा में क्यों है? तो 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कोलंबो में इस केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा जो है MOA की मंजूरी दी गई। केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, अनुभवों को साझा करने तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समन्वय, सुविधा एवं सहयोग को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। विशेषता की बात करेंगे तो इस केंद्र की स्थापना के लिए 30 मार्च 2022 को 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि कोलंबो में हुआ था में सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। 14 जून 2022 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई? तो ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक जो है भारत की पहली गौरव ट्रेन स्टार्ट किया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया? 14 जून 2022 को। किन दो शहरों के बीच हुआ है? तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। यह ट्रेन संचालित किया जा रहा है किसके द्वारा? पंजीकृत सेवा प्रदाता कंपनी जो है साउथ स्टार रेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। विशेषता क्या है? तो दक्षिण रेलवे जो कि भारतीय रेलवे का एक ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसने भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकरण सेवा प्रदाता प्राप्त किया और कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक पहली सेवा का संचालन शुरू किया। ठीक है, भारत गौरव योजना का उद्देश्य जो है प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना है, इसका उद्देश्य है। 10 जून 2022 को किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत किया? तो ये शुरुआत किया गया अमेरिका के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत जो है अमेरिका के द्वारा किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इतिहास तथा विरासत को रेखांकित करना और इसके अलावा नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेश को आगे बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच 20 उभरते युवा नागरिक नेताओं को एक साथ लाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया पुणे महाराष्ट्र में। आंसर इसका जो है ये पार्ट हो जाएगा। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन जून 2022 में देहू पुणे जिला महाराष्ट्र में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में अगर हम जान लें तो 17वीं शताब्दी के महान वारकरी संत और कवि थे। भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। इनका जन्म जो हुआ था देहू पुणे में ही हुआ था और उन्हें अभंग भक्ति कविता और कीर्तनों के नाम से चर्चित आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से केंद्रित पूजा के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो देखिए इसके आंसर की बात करेंगे तो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है उनका नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, ये
भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जो कि न्यायमूर्ति हैं। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। इनके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। ये उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। जून 2022 में ये जो है बनी हैं। वर्तमान में यह भारतीय परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं। स्थान किसका लिया है? तो न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद का इन्होंने स्थान लिया है। और पीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति JR मुधलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च जो किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा, और ये विकसित किया गया IIM अहमदाबाद द्वारा S-Farms इंडिया के सहयोग से। वर्तमान में यह सूचकांक 6 राज्यों अधिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भूमि सूचीकरण डाटा पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 38वीं भारतीय इंडोनेशिया समन्वित गश्त जो हुआ 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में हुआ। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसके किसके बीच है? तो भारतीय नौसेना के अंडमान और निकोबार द्वीप कमान इकाई और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य हुआ है। वर्ष 2002 से ये जो है आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया? तो ये गोवा को समर्पित किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गोवा में समर्पित किया गया केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, धरोहर जो है ये देश में अपनी तरह का अलग संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं, इसकी विरासत तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न, जून 2022 में 19वां संगरी ला संवाद ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में संपन्न हुआ। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एशिया का शीर्ष सुरक्षा सम्मेलन है संगरी ला संवाद, और ये सिंगापुर में इस बार हुआ है। आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के द्वारा जो कि सिंगापुर में है। ठीक है, स्थापित हुआ था यह 2002 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है? तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। रोबोट का नाम रखा गया होमोसेप, याद रखिएगा। विकसित किया गया है IIT मद्रास द्वारा सेलिनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड के नामक स्टार्टअप के सहयोग से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2022 को साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध से आज़ादी महोत्सव का अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नई दिल्ली। ठीक है, जून 2022 20 जून 2022 को ये हुआ आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, और यह सम्मेलन देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयासों का एक हिस्सा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। 15 से 17 जून 2022 के मध्य यह सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इनमें से बताना कि इन दोनों में कौन सा सही है? तो दोनों सही है। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था धर्मशाला हिमाचल में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सम्मेलन में 3 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, दूसरा था शहरी शासन, तीसरा था फसल विविधीकरण तथा तिलहन दलहन एवं अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले शुरू करने वाला पहला देश बन गया है भारत। शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा। और इसमें विशेषता की बात करें तो चेन्नई के पास महाबलीपुरम में जो है अंतिम समाप्ति से पहले 40 दिनों की अवधि में इस मशाल को 75 शहरों में से ले जाया जाएगा। 75 शहरों में ले जाया जाएगा। और यह प्रतियोगिता होगी कहाँ पर? तो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक 2022 तक जो है चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया है शिमला में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 19वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है और ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की कला और संस्कृति के विभाग के सहयोग से किया गया और यह देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। हाल ही में किसने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को जो है समर्पित किया? तो किसके द्वारा समर्पित किया गया है ये चीज़ें? तो ये समर्पित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 19 जून को यह किया गया, कहाँ पर? तो ये परियोजना जो है प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। परियोजना की लागत जो है 920 करोड़ रुपए से अधिक है। उद्देश्य है प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक बिना किसी बाधा के सुगमता के साथ पहुंच प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी डिफेंस एक्सपो कहाँ 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो मिनी डिफेंस एक्सपो 2022 जो है ये कहाँ पर? तो कोलकाता में आयोजित होने वाला है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है और पहली बार हो रहा है। ये भारतीय सेना के द्वारा आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम यानी कि MSME के अपने उत्पादों का जो है प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया? तो गुजरात में स्थित इसके प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा, ठीक है, पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा दिया गया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये 14 जून 2022 को किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत है 13,305 करोड़ रुपए। ठीक है। ये परियोजना क्रियान्वित की जा रही है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया अहमदाबाद में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भोपाल अहमदाबाद गुजरात में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन स्पेस की बात करें तो स्थापना घोषणा किया गया है जून 2020 में। यह अंतरिक्ष विभाग में जो है सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त एवं एकल खिड़की की नोडल एजेंसी है और यह जो है निजी संस्थाओं द्वारा इसरो की सुविधाओं के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और यह जो है बायोटेक्नोलॉजी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा ये जो है इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बायोटेक उत्पाद पोर्टल भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में भारत के किस संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीता? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है। तो इस पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये इसरो के द्वारा जीता गया है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट इसरो। ठीक है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है शिक्षा ICT उपयोग के यूनेस्को किंग हमद बिन अल ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीता। ICT उपयोग के लिए, शिक्षा में ICT उपयोग के लिए जीता कि ठीक है यूनेस्को का। और यह पुरस्कार सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के अनुरूप सभी के लिए जो है शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों के विस्तार करने हेतु तो दिया जाता है। बहरीन साम्राज्य के समर्थन से 2005 में स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 25,000 अमेरिकी डॉलर है। CIET स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NCERT की एक घटक इकाई है। ठीक है, CIET। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार के द्वारा पर शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल पहल की शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस पहल के तहत जो है 1 से लेकर कक्षा 7 तक के छात्रों को ओपन एयर क्लासरूम यानी कि खुली कक्षाओं में जो है पढ़ाया जाएगा। विशेष तथ्यों में जो देखेंगे तो छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है और जिन स्कूलों में खुली जगह नहीं है वह आसपास के पार्कों और मैदानों में कक्षाएं संचालित करेंगे। अगला प्रश्न, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन नीति केंद्र की स्थापना किया गया है? तो यह किया गया IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है।
एक्वामैप केंद्र की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करता IIT मद्रास हैं। और इंटर डिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर, ये एक्वामैप केंद्र है। और इसके बाद इसमें स्मार्ट समाधान प्रदान क्या करेगा, तो नवीन तकनीकों का स्केलेबल मॉडल डिजाइन करके पानी की समस्याओं हेतु जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन को प्रभावित करने हेतु जागरूकता पैदा करना तथा स्थायी समाधान लागू करना। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जा रहा है केरल में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और केरल में कहाँ पर, त्रिशूर केरल में, ठीक है। ग्राफीन नवाचार केंद्र डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा स्थापना किया जा रहा है। और आवंटित बजट है 86.41 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया। साझेदारी इसमें देखेंगे तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा तकनीकी केंद्र के तकनीकी अवसंरचना विकास सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यानी कि CMET त्रिशूर के साथ जो है साझेदारी किया गया है। विशेष तथ्यों में अगर देखेंगे तो यह केंद्र डिजिटल विश्वविद्यालय केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर और टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा संयुक्त उद्यम है ये। इस परियोजना से वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि SAR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इस कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षिक संस्थानों में से एक संयुक्त पहल है। दूसरा है, इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से दोनों कथन सही है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। SAR का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है, तो स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म बनता है। शुभारंभ हुआ है 5 जनवरी 2022 को और शुभारंभ किया गया स्मार्ट सिटी मिशन यानी कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के एक हिस्से के रूप में इसको शुरुआत किया गया। और संयुक्त पहल की बात करेंगे तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षिक संस्थानों की संयुक्त पहल है। इसमें जो है कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान द्वारा स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का जो है दस्तावेजीकरण किया जाएगा। लक्ष्य क्या है, तो 75 शहरी परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करना। और दस्तावेजों में जो उल्लेख क्या क्या है, तो सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों और को जो है शहरी विकास परियोजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्सकों एवं शिक्षाविदों के माध्यम से तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का जो है उल्लेख किया गया। SAR के तहत जो है परिकल्पित पहली गतिविधि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत में 75 ऐतिहासिक शहरी परियोजनाओं का एक समूह तैयार करना है। और यह जो है 75 परियोजनाएं शहरी परियोजनाएं अभिनव बहुक्षेत्रीय हैं जिनको देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित किया गया है। इसमें शामिल 75 परियोजनाओं को 47 स्मार्ट शहरों में वितरित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को किस मंत्रालय द्वारा सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि सेहत जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है। तो किस मंत्रालय के तहत किया गया है, तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के तहत। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेहत जो इसको किया गया है, इसको होम डिलीवरी दवाओं अंतर्गत दवाओं की होम डिलीवरी दी जा रही है। और प्रारंभ कहाँ से किया गया, दिल्ली कैंट बेस अस्पताल से। और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा पहल किया गया है। सेहत का शुभारंभ जो है डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के जरिए सरकार की जो है प्रतिबद्धता के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह द्वारा 27 मई 2021 को शुरुआत किया गया। ये सेहत परियोजना जो है सेनाओं के सभी हकदार कर्मियों और उनके परिवारों के हेतु निर्मित है। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सेहत स्टे होम OPD इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC मोहाली के सहयोग से मुख्यालय IDS और DGAFMS द्वारा जो है विकसित किया गया। यह एक मरीज से डॉक्टर तक की प्रणाली है जहां रोगी इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है, तो ये समझौता हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा के साथ, ठीक है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा।
अब इसमें अगर इसके डिटेल में देखें तो समझौता तिथि है 29 जनवरी 2022। ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा एवं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के मध्य। उद्देश्य क्या है तो इरिडा द्वारा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित करने में GSL को तकनीकी वित्तीय विशेषज्ञता जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट की स्थापना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मुख्यालय वास्को डिगामा गोवा में किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के लाभ की बात करेंगे तो इसके माध्यम से GSL बिजली पर होने वाले खर्च, GSL मीन्स वही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, खर्च तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सक्षम होगा। इरिडा जो है एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है इरिडा का। और GSL जो है रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन यानी कि PMFME योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नेफेड के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 10 ब्रांड विकसित करने के लिए समझौता किया है। और दूसरा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 6 ब्रांड 5 जनवरी 2022 को लॉन्च किए गए। इनमें से बताना है कौन सा सही है, तो इनमें से दोनों सही हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कब लॉन्च किया गया तो 5 जनवरी 2022 को। लॉन्च करता कौन थे तो पशुपति कुमार पारस, प्रहलाद सिंह पटेल और नेफेड के वरिष्ठ अधिकारीगण थे, ठीक है। कौन सा मंत्रालय है तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 6 जो लॉन्च ब्रांड हैं उनके कौन कौन से नाम हैं तो पहला है अमृतफल, दूसरा है कोरी गोल्ड, तीसरा है कश्मीरी मंत्र, चौथा है मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स के होल व्हीट कुकीज। ये सब क्या हैं 6 ब्रांड हैं, ठीक है। 10 ब्रांड विकसित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के द्वारा समझौता भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल द्वारा एक 1.7 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया। तो ये कहाँ पर चालू किया गया है तो ये मध्य प्रदेश में चालू किया गया है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल भारतीय रेलवे के लिए जो है शुभारंभ किया गया है और ये बीना मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया फरवरी 2022 में, ठीक है। इसमें उत्पादन होगा 1.7 मेगावाट इस सौर ऊर्जा। और इस सौर ऊर्जा परियोजना के समझौता का हस्ताक्षर अक्टूबर 2019 में भारतीय रेलवे और भेल के बीच हुआ था। विशेष स्थिति में देखें तो यह संयंत्र सीधे भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली आपूर्ति करेगा। ट्रैक्शन पावर को सीधे फीड करने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चालू किया गया पहला ऐसा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 1.8 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया उद्घाटन मॉरिशस के देश में, ठीक है, मॉरिशस में किया गया, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। मॉरिशस में जो है सामाजिक आवास इकाई योजना का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद्र कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया 20 जनवरी 2022 को, ठीक है। मॉरिशस से संबंधित देश है। तो ये बात, इसमें 5 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भवन है, नया ANT अस्पताल है, प्राथमिक स्कूल के छात्रों को डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति और सामाजिक आवास परियोजना है। जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिला सूचकांक सुशासन सूचकांक जो है ये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया और यह केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है, तैयार किया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के द्वारा। सूचकांक में शीर्ष 4 जिले जो है वो जम्मू है पहला, दूसरा डोडा, तीसरा सांबा, चौथा पुलवामा है। राजौरी जिला इस सूचकांक में अंतिम 20वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को भारत के किन 2 आर्द्र स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया। इनमें से तो इनमें से बताना है कौन सा 2 शामिल किया गया। खिजड़िया वन्यजीव बखीरा है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि है और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इनमें से कौन सा सही है। तो सही इसमें पहला और दूसरा है, ठीक है, खिजड़िया और बखीरा। खिजड़िया वन्यजीव और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 2 जो है रामसर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। शामिल करने की तिथि थी 2 फरवरी 2022 को और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पर शामिल किया गया। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में है
और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो भारत में अब टोटल रामसर साइटों की संख्या 49 हो गई है, ठीक है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है और इस सूची में शामिल होने वाला प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है, ठीक है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य यह मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। यह जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर मनसुख मांडविया इसकी शुरुआत की गई थी और ये देश के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। इसमें से बताना कौन सा गलत है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के लिए। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 7 फरवरी 2022 को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 3 राउंड में देशों के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित 75 जिलों में से हुआ है, ठीक है। और पहला राउंड जो हुआ फरवरी अप्रैल 2022 में 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया। दूसरा और तीसरा राउंड में, इन दोनों राउंड में जो है 22 राज्यों केंद्र शासित शामिल थे। IMI 4.0 का पोर्टल एवं IMI 4.0 परिचालन निर्देश। तो शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को मजबूत करना, कार्रवाई के लिए ढांचा, शहरीकरण, टीकाकरण, महिला और आरोग्य समिति अभियान के तहत जागरूकता सामग्री एवं IIEC के द्वारा पुस्तक का लॉन्च। मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो दिसंबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। देश में अब तक 701 जिलों में कवर करते हुए 10 चरणों को पूरा किया जा चुका है। अप्रैल 2021 तक इस मिशन के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 इसे 22 फरवरी 2021 को से लेकर 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर में संचालित किया गया था। इसके तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में मिजोरम का कौन सा ऐसा गांव पहला है जो ODF+ गांव यानी कि खुले में शौच से मुक्त ऐसा गांव जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई हो घोषित किया गया है। तो कौन सा गांव है? तो वो है दक्षिण का मोबुआंग गांव, ठीक है। दक्षिण मोबुआंग गांव है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम का ये पहला ODF+ गांव है दक्षिण मोबुआंग गांव, आइजोल जिले के एबांग प्रखंड में जो है स्थित है। और स्वच्छ भारत मिशन जो चरण 2 जो है ये गांव SBM चरण 2 के निर्देशों के अनुसार सभी मानदंडों को ये पूरा करता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में इस गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें प्राप्त 5 लाख रुपए के पुरस्कार का उपयोग ग्राम परिषद द्वारा हर घर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार के लिए किया गया। अन्य तथ्यों में जो है गांव ने विभिन्न संस्थानों और स्कूलों में SBMG और मनरेगा फंड से सामुदायिक कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण किया और इस गांव के सभी 3 स्कूलों, 2 आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक हाल और भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और शौचालयों की अच्छी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2022 में किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है 16 जनवरी को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 16 जनवरी, ठीक है। 16 जनवरी जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है घोषित किया गया है। नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। इसके बाद इसमें विशेष तथ्यों की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा और यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति के देश के दूर दराज क्षेत्रों में ले जाने हेतु मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष के जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिया गया है? तो यह मंजूरी दिया गया है जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में क्या है संशोधन को मंजूरी प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है संबंधित राज्य की बात करें तो ओडिशा से संबंधित है और जगन्नाथ मंदिर 1954 की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद यह अधिनियम 1952 में पेश किया गया जो वर्ष 1954 में लागू हुआ। 1806 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम जारी किए गए थे। पहला था इस नियम के तहत मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से कर लिया जाएगा। दूसरा था वरिष्ठ पुजारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा।
वर्तमान में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद जो है मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के पास अब राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मंदिर के ज़मीन बेचने व पट्टे पर देने का अधिकार होगा। ठीक है। और इससे पूर्व जिन लोगों ने लंबी अवधि से ज़मीन पर कब्जा कर लिया था या ज़मीन उनके कब्जे में थी, उन्हें ज़मीन की बिक्री या हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेना होता था। और इस अधिनियम की धारा 16(2) में यह प्रावधान था कि मंदिर समिति के द्वारा कब्जा की गई कोई भी अचल संपत्ति राज्य सरकार की जो है पूर्व मंजूरी बिना पट्टे पर नहीं दी जाएगी और न ही गिरवी बेची व हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 13 जनवरी 2022 के मध्य 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पुदुचेरी में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्घाटन स्थल पुदुचेरी में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस वर्ष का इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है। सक्षम युवा सशक्त युवा इसका थीम था। विशेष तथ्यों में देखेंगे तो इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा पुदुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 1995 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव पहली बार भोपाल और मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। दूसरा है त्यौहार 5 से 7 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार भूटिया जनजाति के द्वारा सोनम लोसांग के रूप में मनाया जाता है। बताना इन तीनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से तीनों सही हैं। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। सिक्किम के द्वारा लोसांग महोत्सव मनाया जाता है और यह जो है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने व 18वें दिन मनाते हैं। ठीक है। महोत्सव का अन्य नाम क्या है? नामसूंग इसका अन्य नाम है। सिक्किम महोत्सव सिक्किम में नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। फसलों की कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक होता है। लोसांग महोत्सव को सिक्किम के भूटिया और लेपचा जनजातियों के द्वारा क्रमशः सोनम लोसांग और नामसूंग के रूप में मनाते हैं। नेपाल और भूटान में भी ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले रेडियो चैनल रेडियो अक्ष की शुरुआत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो है शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया महाराष्ट्र में। इसका आंसर ये पार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। रेडियो जो है वो अक्ष जो है ये शुरुआत कहाँ पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। शुभारंभकर्ता कौन है? तो द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल के द्वारा जो है ये शुभारंभ किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में हुनर हाट का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया? तो 40वां संस्करण था हुनर हाट का, जो कि अप्रैल 2022 में आयोजन हुआ है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा 40वां हुनर हाट संस्करण। ठीक है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया मुंबई में। आयोजन किया गया केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या हुनर हाट का? तो कारीगर, शिल्पकार और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को भारत तक पहुंच और रोजगार के जो है अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 कारीगरों और शिल्पकारों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में जलमार्ग क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करने के लिए किस राज्य में जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है। असम में जो है ये आयोजित हुआ जलमार्ग सम्मेलन 2022 का डिब्रूगढ़ असम में आयोजन हुआ और उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। और उद्देश्य की बात करेंगे तो देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू राजमार्ग परिस्थितीय तंत्र की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करना था। उद्योग में भागीदार था फिक्की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को उद्देश्य से जोड़ने के लिए अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अवसर पोर्टल कहाँ पर लॉन्च हुआ? जम्मू कश्मीर में। मनोज सिन्हा जो कि उस समय जम्मू कश्मीर के कौन है? उपराज्यपाल हैं, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। और समझौता हुआ है कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव के एक हिस्से के रूप में मिशन यूथ और विजन इंडिया ने अवसर पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्योग और जम्मू कश्मीर के कुशल कार्यबल के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके वर्ष 2022 तक 10,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। तो ये हो गया बातें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में आयोजित सैन्य कमांडरों के सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य
किया गया। दूसरा है इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया था। तीसरा, इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल एम.एन. नरवणे ने भाग लिया था। तो इसमें बताना कौन सा असत्य है, यानी कि गलत कौन सा इन तीनों में से है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें केवल दूसरा जो है वह गलत है, बाकी दोनों सही हैं, पहला और तीसरा सही है। ये आयोजन स्थल हुआ इसका नई दिल्ली में था। ये सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में जो है आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ और सेना प्रमुख जो थे जनरल एम.एम. नरवणे ने भाग लिया था। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 को भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, इससे इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होगा। मुख्य विषय इसका होगा बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो मुख्य विषय इसका हो जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो 1904 से किया जा रहा है। प्रथम आयोजन इसका सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। विगत आयोजन हुआ है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2018 में। भारत में ये पहली बार आयोजित किया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और प्रत्येक 4 वर्षों में जो है इसे आयोजित करते हैं। इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद ने किस कंपनी के साथ दिव्यांग जनों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार अवसर के जो है संरक्षण प्रदान करने त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, और इसमें DEPWD और दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल परिषद SCPWD और फ्लिपकार्ट इंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये तीनों के द्वारा जो है किया गया है समझौता ज्ञापन, और यह दिल्ली में हुआ है। दिव्यांग जनों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना इसका क्या है, मेन जो है इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 का जो सम्मेलन हुआ ये नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में, और इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक किया गया। डिजाइन, अगर थीम की बात करेंगे तो डिजाइन यू मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन इसका थीम था। उद्देश्य क्या था? तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण और नवाचार हब के रूप में स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने टोक्यो यानी कि जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए, और यह समझौता किस वर्ष में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन का स्थान लेगा? तो ये जो है बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। 1997 में ये किया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है टोक्यो जापान में मई 2022 में। ठीक है, हस्ताक्षर किसने किया? तो भारत सरकार के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे स्कॉट नाथन, तो इन्होंने जो है हस्ताक्षर किया। इस समझौता 1997 में दोनों देश के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का जो है स्थान लेगा। यह समझौता भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने की दृष्टि से DFC के लिए कानून जरूरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है भारत। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट भारत। नया अध्यक्ष जो बनाया गया वो भारत को बनाया गया है 7 मई 2022 को, और 2022-24 के लिए जो है अध्यक्ष चुना गया है। AEA कार्यकारी बोर्ड और महासभा की मनीला यानी कि फिलीपींस में आयोजित बैठक में ये किया गया। स्थान किसका लेगा? तो कमीशन ऑन इलेक्शन मनीला का स्थान लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 मई 2022 को लॉन्च बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय की है? पहले एकल राष्ट्रीय पोर्टल की जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एकल राष्ट्रीय पोर्टल जो है ये RRAP बायोटेक शोधकर्ताओं स्टार्टअप के लिए विशेष है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल किया गया है। लॉन्च करता है इसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक लोक लेखा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा।
मुख्य तथ्यों की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाले सभी लोगों की ज़रूरत पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन, 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की? तो ये सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में जो है ये भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा किया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अध्यक्षता करेंगे इसकी भारतीय कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक। इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान का। ठीक है, और इसमें इसका कार्य क्या है? तो इस क्षेत्र में ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना तैयार करना इसका मेन कार्य होगा। अगला क्वेश्चन, 22 मई से 22 मई 2023 तक, यानी कि 2022 से 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी? तो उनका नाम होगा राजा राम मोहन राय। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती 22 मई 2022 से 2023 तक इसको मनाया जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में। 22 मई 2022 को केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्री राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में वर्चुअल माध्यम से राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। राजा राम मोहन राय के बारे में जान लें तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। इन्हें जो है नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नवप्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, ये सारी चीज़ें इनको कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम था ब्रह्म समाज, 1828 में किया था और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में इन्होंने जो है हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। ठीक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तकें और मैगजीन की बात करेंगे तो अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं संवाद कौमुदी व मिरातुल अखबार, ये इनके द्वारा लिखित जो पुस्तकें और मैगजीन थी। इनको कश्मीर के शासक अकबर द्वितीय द्वारा जो है राजा की उपाधि दी गई थी। ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 15 मई 2022 को पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ मुंबई में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 जो है 15 मई 2022 को हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। थीम था इसका डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस राज्य को वायरस मुक्त आलू के बीज के उत्पादन के लिए एक एरोपोनिक पद्धति का लाइसेंस प्रदान किया? तो मध्य प्रदेश को लाइसेंस प्रदान किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, लाइसेंस किसने प्रदान किया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है। बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। एरोपोनिक तकनीक को विकसित किया गया है तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश शिमला में जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और इस तकनीक का उपयोग की बात करेंगे तो इस तकनीक के माध्यम से पोषक तत्वों के धुंध के रूप में जड़ों में छिड़का जाता है। पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा व प्रकाश में रहता है। एक पौधे से औसतन 35 से 60 मिनीकंद प्राप्त होते हैं। और इस तकनीक से लाभ की बात करेंगे तो राज्य में आलू के बीज की मांग को पूरा करने और उत्पादन बढ़ाने में जो है लाभ है। ठीक है, 5 जून 2022 को किसने मगहर अथवा वाराणसी में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, कहाँ पर है? तो मगहर वाराणसी में है। किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। ठीक है, अभी के राष्ट्रपति जो है बदल गई हैं। ठीक है, जुलाई में इलेक्शन हुआ था तो अभी के राष्ट्रपति जो है बदल गया। अब कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू है। आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने स्वदेश दर्शन योजना का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है वो 16 मई 2022 को लुम्बिनी नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर रहे। और दूसरा पॉइंट है ये उनकी लुम्बिनी की पहली यात्रा थी। तीसरा पॉइंट है कि इस यात्रा में दौरान 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो तीनों सही हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये लुम्बिनी यात्रा थी पहली बार
और अवसर क्या था, 2566वें बुद्ध जयंती के अवसर पर गए थे। यह नेपाल की उनकी 5वीं एवं लुम्बिनी की पहली यात्रा थी। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ से संबंधित लुम्बिनी स्थित एक भूखंड पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र निर्माण है शिलान्यास समारोह में भाग लिया। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च गतिशक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? अश्विनी वैष्णव, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। विकसित किया गया है दूरसंचार विभाग की ओर से मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसका डाटा को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 22 मई 2022 में 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार रिपोर्ट में कितने मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं? तो टोटल 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। जारी किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा। देश में पहली बार नस्ल के अनुसार डाटा संग्रह का काम किया गया। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट। और इस तरीके से इसमें कुछ बातें हैं। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया रामपुर में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, रामपुर। देश का प्रथम अमृत सरोवर जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा जो उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन स्थल क्या था? तो पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश था। इस अमृत सरोवर में उपलब्ध सुविधाएं क्या हैं? तो फूड कोर्ट है, फव्वारे और प्रकाश व्यवस्था, अन्य मनोरंजन सुविधाओं से अतिरिक्त नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। विशेष तथ्यों की बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई 2022 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की पहल को किस शिक्षा बोर्ड का समर्थन प्राप्त हुआ है? तो ये सीबीएसई बोर्ड का समर्थन प्राप्त हुआ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, और पहलकर्ता कौन है? तो पर्यटन मंत्रालय पहल करता है। उद्देश्य क्या होगा? तो भारतीय पर्यटन के युवा राजदूतों को प्रोत्साहित एवं विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 मई 2022 को अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आयोजन ये उज्जैन में। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उज्जैन में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफको की किस इकाई के विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया? तो कलोल जो इकाई है इसको जो है पहला क्या है संयंत्र लोकार्पण किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में स्थित इफको के कलोल इकाई में जो है ये उद्घाटन हुआ 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27-28 मई 2022 को मध्य जो है भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया। हाल ही में सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना के दूसरे पोत निर्देशक यार्ड 3026 को कब लॉन्च किया गया? तो 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा निर्मित है? तो L&T पोत निर्माण के सहयोग से GRSC द्वारा ये निर्मित है। चेन्नई के कट्टुपल्ली में आयोजन हुआ। 4 सर्वेक्षण पोत हैं इसमें। ठीक है, दूसरा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये कठुआ शहर में हुआ। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले घट्टी में जो है हुआ इसका उद्घाटन। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क है ये। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। DNRLM के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। इस मिशन के तहत महिला SHG सदस्यों के लिए 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की गई। इससे 5 करोड़ महिला SHG सदस्य जो है लाभान्वित होंगी। तो इसमें राइट आंसर क्या क्या सही है? तो दोनों सही है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा।
दोनों सही, ठीक है। उद्घाटन तिथि था 26 दिसंबर 2021 को, भारत सरकार के द्वारा किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। कार्यक्रम है डे NRLM ग्रामीण वित्तीय समावेशन के प्रवचन पर 18 नामक जो है एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। प्रतिभागी इसमें कौन कौन थे? तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य थे। डे के तहत जो है सत्यापित SHG के सदस्यों के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा किया गया है। 3 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, प्रत्येक राज्य से 2 से 6 महिला सदस्य इसमें शामिल हैं। DAY NRLM के तहत लगभग 5 करोड़ महिला SHG के सदस्य इस सुविधा से लाभान्वित होंगी, ठीक है। अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा दिल्ली। ये 7वां था और विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजन करता था। मुख्य अतिथि थे उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। वर्ष 2022 का ये थीम क्या था? तो नेरा नोवा, इम्पेशेंट और इम्प्रिलेंट, ये जो है 2022 का थीम था। वैश्विक समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना इसका उद्देश्य था। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो रायसीना डायलॉग कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में किया गया। यह कार्यक्रम संग्रीला डायलॉग के तर्ज पर आधारित है। यह जो है भारत का प्रमुख विदेशी नीति सम्मेलन है। इस सम्मेलन के साथ बर्लिन अथवा जर्मनी, वाशिंगटन यानी कि USA में साइड इवेंट भी आयोजित किए गए। तो ये था राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम देखेंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के तहत क्वेश्चन। किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा श्रीलंका। कौन थे? तो महिंद्रा राजपक्षे थे। मई 2022 में श्रीलंकाई आर्थिक संकट के कारण जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो आंसर इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 नार्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इन देशों में शामिल कौन कौन से हैं वह? तो 5 जो नार्डिक देश हैं वह हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड व स्वीडन, ठीक है। इन्होंने जो है भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का क्या है? समर्थन किया। और नार्डिक का तात्पर्य क्या होता है? तो नार्डिक ये एक यूरोपीय जात है जिसके लोग लंबे, आंखें नीली व बाल क्या होते हैं? शुभ्र होते हैं, ठीक है, यानी कि श्वेत टाइप के होते हैं। भारत की अस्थायी सदस्यता की बात करें तो जनवरी 2021 से जनवरी 2023 तक 8वीं बार रखा गया है, ये हुआ है। और 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड को चुना गया। ये भारत, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको, नॉर्वे की जगह लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस यूरोपीय देश के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के मध्य नई दिल्ली में वार्ता हुआ? तो ये इटली के देश के मध्य हुआ। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय विदेश मंत्री जो S जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री HE लुइगी डी मायो के मध्य जो है वार्ता हुआ। वार्ता का केंद्र बिंदु क्या था? तो 2020 से 2024 एक्शन प्लान, भारत इटली ऊर्जा समझौता, परिवहन, हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैव ईंधन आदि था। इंडिया इटली टेक समिट 17 नवंबर 2022 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने ब्रिटिश उद्योग परिसंघ के साथ किस बात को लेकर समझौता किया? तो ये क्या? UK भारत आयोग की स्थापना है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। संबंधित देश में भारत और UK था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम था। और भारतीय उद्योग परिसंघ और ब्रिटिश उद्योग परिसंघ के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एनर्जी प्लान ऑन एक्शन टूवर्ड्स 2025 लॉन्च किया? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सामूहिक कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करना इसका मध्य उद्देश्य है। लगभग 500 मिलियन लोगों की विद्युत सुलभता निश्चित करना और लोगों को स्वच्छ भोजन बनाने में लगभग 1 बिलियन लोगों का सहयोग, वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा को क्षमता बढ़ाना, ये अन्य तथ्य हैं। जापान और रूस के बीच किन 2 द्वीपों को लेकर विवाद है? तो कुरिल द्वीप जो है जापान और रूस के बीच है, जो कि इन दोनों देशों के बीच कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है, ठीक है। जापान द्वारा कुरिल द्वीपों को लेकर राजनयिक ब्लू बुक में जो है रूस पर लगाया गया आरोप हालिया प्रकरण रहा था। रूस द्वारा इन द्वीपों के लिए संबोधन कुरिल द्वीप के द्वारा किया गया और जापान द्वारा इन द्वीपों को संबोधन जो किया गया नॉर्दर्न टेरिटरी यानी उत्तरी क्षेत्र किया गया। ब्लू बुक क्या है? तो ब्लू बुक जो है जापान की विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट है।
कुरिल द्वीपों की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जापान के होक्काइडो द्वीप से रूस के कामचटका द्वीप प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? तो ये जारी किया गया ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जो जारी किया गया है, सहयोगी संगठन खाद्य सूचना नेटवर्क, खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क 2021 में खाद्य सुरक्षा इसमें की बात करेंगे तो 53 देशों क्षेत्रों में 193 मिलियन से अधिक लोगों ने वैश्विक तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना किया। बढ़ती खाद्य असुरक्षा 2021 में 2020 की तुलना में 40 मिलियन अधिक लोगों ने खाद्य असुरक्षा का सामना किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस वैश्विक संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है ये द्विवार्षिक जारी किया जाता है। हरित पुनर्प्राप्त, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के क्षरण सहित पृथ्वी पर बहुआयामी संकटों से निपटना इसका मेन उद्देश्य है। 1990 से 2020 तक वनों में ह्रास 400 मिलियन हेक्टेयर हुआ है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या का स्तर 9.7 बिलियन हो जाएगा। 2050 तक भोजन की मांग जो बढ़ जाएगी 35 से 56% बढ़ जाएगी। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो है 1945 में किया गया। सदस्य संख्या इसमें 195 यानी यूरोपीय यूनियन सहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 150वां स्थान प्राप्त हुआ। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 150वां स्थान किसने जारी किया है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। 150वां स्थान आया इसमें। 2021 में 142वां स्थान था, टोटल 121 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रारंभ हुआ 2002 से। शीर्ष देश में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और एस्टोनिया तथा फिनलैंड, ये सब टॉप 5 हैं। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का रहा 180वां, इसके बाद इरिट्रिया, फिर ईरान, फिर तुर्कमेनिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का 33वां स्थान, नेपाल का 76वां, पाकिस्तान का 197वां, श्रीलंका का 146वां, बांग्लादेश का 162वां, चीन का 175वां। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 3 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीएज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है। ये किसके द्वारा रखा गया? तो चीन के द्वारा रखा है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2022 में किन 2 यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो फिनलैंड व स्वीडन है जो नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है। ठीक है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा इसमें? बी पार्ट हो जाएगा फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। अभी सदस्यों की संख्या इसमें जो है 30 है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इफ्री के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मई 2022 में नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का ऐसा पहला देश बना जो नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर में जो है शामिल हुआ, दक्षिण कोरिया। ठीक है, नाटो की बात करेंगे तो ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कुल सदस्य देश इसमें 30 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया? तो वियतनाम में खोला गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 मई 2022 को आयोजित भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अप्रैल 2022 में इस परिषद का शुभारंभ किया गया। इस परिषद का उद्देश्य भारत और ईयू के मध्य व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका कौन सा सही है इनमें से दोनों से? तो दोनों सही हैं, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह है अप्रैल 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया समझौता है। इससे भारत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 100% टैरिफ लाइनों को उपलब्ध कराए गए वरीयता पर बाजार पहुंच से लाभान्वित होगा। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। इसके बारे में आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला है बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पहले चरण में गुजरात का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं। यात्रा के दौरान कुल 6 यानी कि 4 गैर सरकारी और 2 जो है सरकारी टू सरकारी समझौता हुआ। इनमें से कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें से जो है तो दोनों सही हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जो है यूके की भारत यात्रा किया गया। दिल्ली और गुजरात यात्रा स्थल रहा है। निमंत्रण प्रदाता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निमंत्रण प्राप्तकर्ता थे बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के। कुल समझौता इसमें 6 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस पहली बहुपक्षीय एजेंसी को गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई? तो वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को NDB भी कहा जाता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में जो है खुलेगा और NDB की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया? तो टोटल इसमें 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 में किस देश ने अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, आयरन बीम अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इजराइल के द्वारा किया गया है। परीक्षण स्थल था नेगो रेगिस्तान, इजराइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमजंग कुंड अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करना है। यह परियोजना नेपाल से संबंधित है। अप्रैल 2022 में इस परियोजना के लिए भारत ने 41 मिलियन नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक क्षेत्र के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। अप्रैल 2022 में बांग्लादेश भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ और यह समझौता बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण और अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मध्य हुआ। कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अप्रैल 2022 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है? भारत 76.6 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च कर दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 में 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और ब्रिटेन व रूस थे। कौन सा इनमें से सही है? तो इनमें से सही जो है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 के अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट। सिप्री की स्थापना 1996 में किया गया था। एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सैन्य खर्च वाले देश की बात करेंगे तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत आता है। 76.6 बिलियन डॉलर भारत खर्च करता है। ठीक है, चौथा यूनाइटेड किंगडम, 5वां रूस है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में दूसरे भारतीय नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोपेनहेगन में किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें द इम्पैक्ट रैंकिंग संदर्भ 2022 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। अप्रैल 2022 में रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। दूसरा है इस रैंकिंग में पश्चिमी सिडनी व्यापार विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द इम्पैक्ट रैंकिंग ये जारी किया गया द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। चौथा संस्करण था। कुल इसमें 1406 विश्वविद्यालय शामिल थे। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे पर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तीसरे पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा की है। ठीक है, और इस सूची में जो है अमृता विश्व विद्यापीठ को जो है शीर्ष 100 में 41वां स्थान प्राप्त है। विश्व के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में से भारत के 8 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए। मई 2022 में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय इसके आयोजनकर्ता थे। भारत के द्वारा मेजबानी किया गया। मुख्य फोकस देश था अफगानिस्तान।
सम्मेलन का उद्देश्य था विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाना। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? बीजिंग, चीन में। मई 2022 में महिंद्रा राजपक्षे के स्थान पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए कहाँ खोला गया? तो ये चेक गणराज्य में खोला गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्काई ब्रिज 721 दुनिया का सबसे लंबा ये सस्पेंशन पुल है। मई 2000 में खोला गया, चक गणराज्य देश में खोला गया। ठीक है, इसकी लंबाई 721 मीटर है और 1.2 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। 19 मई 2022 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो स्थापना 2014 में संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ब्रिक्स के देशों ने मिलकर इसको जो है स्थापना किया है। 11 मई 2022 को भारत और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। 8 जून 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह रैंकिंग क्वार्टरली जो है साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है और इस रैंकिंग में पहला स्थान जो है MIT अमेरिका को प्राप्त हुआ। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों सही है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया 1900 संस्करण था। लगभग 1500 संस्थान इसमें शामिल थे और ये वार्षिक जारी किया जाता है। ठीक है, पहला स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है, दूसरे पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है, तीसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है। इसके बाद इस तरीके से 5 है। और शीर्ष रैंक में भारतीय, अगर हम बात करेंगे भारतीय संस्थानों की तो IISc बेंगलुरु रैंक 2023 में 155वां रैंक है, 2022 में 186वां रैंक था। IIT बॉम्बे का 172वां रैंक है, IIT दिल्ली का 174वां रैंक है, IIT मद्रास का 250वां रैंक है। और भारत में पहला स्थान पर देखेंगे तो यही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से आ जाएगा करके। ठीक है, 23-24 जून 2022 को किस देश के मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये वर्चुअली आयोजित हुआ? तो ये चीन देश के मेजबानी में हुआ। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, चीन। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ? तो इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसमें ब्रिक्स देशों में शामिल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। भारत का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। थीम बनी थी वैश्विक विकास के लिए नया दौर के उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 से संबंधित मुख्य कदमों पर विचार करना है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये दोनों सही हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां स्थान है भारत का। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुल 163 देशों में 135वां स्थान है। सर्वाधिक शांति में पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है। ठीक है, सर्वाधिक अशांति में अफगानिस्तान पहले स्थान पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अशांति है। यमन दूसरे पर, सीरिया तीसरे पर है, यानी कि ये अफगानिस्तान का 163वां स्थान है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र जो है यूरोप है और विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र उत्तरी, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है, भारत की स्थिति 2022 में 135वां स्थान, 2021 में भी 135वां स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों सही हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो है जून 2022 में जारी किया गया है। कुल 180 देशों में पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और सबसे निचले स्तर पर भारत का स्थान आता है। मई 2022 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो है 8वीं बैठक वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ है चीन की अध्यक्षता में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, 2022 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है
उसमें चाहे मंत्री की व्यवस्था बैठक हो जाएगा या फिर वैसे व्यवस्था, तो सब चीन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें 54वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुल 117 देश थे। पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर यूएसए है, अंतिम पर जो है चार्ट है 117वां स्थान, यमन 116वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में रूस यूक्रेन के कारण जो है युद्ध के कारण आए चर्चा में आए शेंगेन क्षेत्र के कितने यूरोपीय क्षेत्र देश शामिल हैं? तो शेंगेन क्षेत्र में जो है टोटल 26 यूरोपीय देश शामिल हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो संबंधित देशों के मध्य सीमाओं पर सभी पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण समाप्त करता है। चर्चा का कारण क्यों था? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा था। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो UNFPA के द्वारा जारी किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, UNFPA मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी हुआ है। शीर्षक था सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। प्रमुख बिंदुओं की बात करेंगे तो इसमें गर्भधारण की संख्या लगभग 121 मिलियन या प्रतिदिन 3,31,000 है। अनपेक्षित गर्भधारण के मामलों में से लगभग 60% महिलाओं को गर्भपात करवाना पड़ता है। गर्भपात में इन कुल मामलों में जो है लगभग 45% असुरक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेज़बानी हुई थी। थीम बना था महामारी की थकान, रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता। भारत का प्रतिनिधित्व किया वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान आया है 136वां। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2021 में 139वां था, 2022 में 136वां स्थान है खुश होने में। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान में देखेंगे तो अफगानिस्तान का अंतिम स्थान आता है 146वां, लेबनान 145वें स्थान पर है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय जो है करंट अफेयर्स, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।